नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ अशफाक अली और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस बाय अशफाक सर। तो कल मैंने आपको 8 क्वेश्चन करवा दिए थे, तो आज हम लिख रहे हैं आपके लिए 9 क्वेश्चन, जो कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर प्राप्त हो सकता है, यानी 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो हम क्या करना है, इसके लिए हम हल करेंगे। कह रहा है कि यदि किसी, हम लिखेंगे यदि किसी संख्या n के लिए, यदि किसी संख्या n के लिए संख्या कौन सी हमारी 6 की पावर n शून्य पर समाप्त तभी होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड, कौन से अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 5 आना चाहिए। इस बात समझ आई? यानी कि कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त जभी होगी जब उसके गुणनफल में, यानी कि गुणनखंड में 2 गुना 5 आएगा, तब समझ में आ गया। क्योंकि हमारी संख्या कौन सी है, 6 की पावर n है। अगर हमने 6 की गुणनखंड करेंगे तो क्या बनता है, देखो 2 गुना 3 बनता है, और इसकी पावर कितनी है, सॉरी n है, क्या है, n है। ठीक है, तो हम क्या, हमें पता चला हमें क्या आना चाहिए, 2 गुना 5 आना चाहिए, लेकिन हमारे 6 की गुणनखंड में 2 गुना 3 आया है। तो हम लिखेंगे अतः 6 की पावर n के गुणनखंड में 2 गुना 3 के अलावा और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं आता है। आता है क्या, नहीं आता है ना। इसीलिए यह n के लिए किसी मान के लिए किसी मान के लिए 6 की पावर n अंक शून्य पर, 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये आपको लिख देना है। बात समझ में आ गई? यानी कि 6 की पावर n है, यानी 6 क्या है, 2 गुना 3। अगर कोई संख्या, अगर मान लो 4 है गया, ठीक है, तो 4 के आप गुणनखंड करेंगे तो कितना बनेगा, 2 गुना 2, 2 गुना 2, इसकी पावर n है। यानी कि इसके गुणनखंड में 5 नहीं आया, यानी 8 है, यानी कि 12 है। ठीक, यानी कि ये ऐसी संख्याएं हैं 12 की पावर n, ये सब ऐसी संख्याएं, सब में क्या करना, यही थ्योरम अप्लाई होगी, क्योंकि इसके गुणनखंड में 2 गुना 5 नहीं आता है। ठीक है, अगर शून्य पे समाप्त हो सकती वही संख्या होगी जिसकी गुणनफल में 2 गुना 5 आएगा तब। ओके, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन ये है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस के 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस के 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये आपको इसकी व्याख्या करके बतानी है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं 7 गुना 11 गुना 13 प्लस के 13 और
7 गुना 6, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस के 5, ये भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इसमें भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों हैं। ठीक है, तो इससे ज्ञात करने मतलब इसको निकालने से पहले हमें थोड़ी कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वो बेसिक चीजें क्या है, आपने पढ़ा होगा भाज्य और अभाज्य। अभाज्य संख्या आपको पता होंगी कौन कौन सी होती हैं, यानी कि जिनके दो से ज्यादा फैक्टर नहीं बनते हैं, गुणनखंड नहीं बनते हैं, यानी कि वह संख्या जो स्वयं से कटती है और एक से कटती है, यानी 2 है, 3 है, 5 है, 11, ठीक है, 13, ये ऐसी संख्याएं हैं। ये क्या है, ये तो 2 से अपने आप स्वयं कटेंगी और या तो 1 से कटेंगी। ये सारी की सारी क्या होती हैं, भाज्य अभाज्य संख्या होती हैं। ओके, उसके बाद में होती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनके 2 से अधिक गुणनखंड बनते हैं। समझे, यानी कि 4 है, 4 को आप क्या करेंगे, 4 को स्वयं से काट सकते हैं, ये स्वयं से कट जाएगा, 1 से भी कटेगा, यानी कि 2 से भी कटेगा। यानी हमने क्या पता चला कि ये संख्याएं इसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। बात समझ में आ गई, इसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। समझ में आया, हाँ जी, उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस के 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस के 5 ये भाज्य संख्या हैं तो क्यों हैं, ये हमें बताना है। तो हल करते हैं। ठीक है, कह रहा है 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस के 13। ठीक है, पहली संख्या ले ली, तो इसमें क्या करा हमने, ये 13 हमें क्या दिख रहा है, कॉमन संख्या दिख रहा है। तो मेरा बेटा 13 यहाँ से कॉमन ले लेंगे और जो संख्या बचेगी उसको लिख लेंगे, 7 गुना 11 और गुना 1 यहाँ से प्लस का 1। ठीक है, तो ये क्या बना है यहाँ पे 13 और गुना 11 7 77 1 77, 1 जुड़ेगा तो हो जाएगा 78। ओके, मेरा बेटा जब 78 ये हो गया, क्या बन गया 78 ये हो गया, तो इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1014। ओके, तो हमें ये भी पता है कि ये 13 से भी कट रहेगा, इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यानी कि ये 13 से भी कटेगा, ये सम संख्या यानी कि 2 से भी कटेगी, तो यानी कि इसके कितने 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं या नहीं हो रहे। तो हम लिखेंगे अतः अतः यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। समझ में आया। अब इसी प्रकार पुनः हम इस वाली समीकरण लेंगे गुणनखंड को। कह रहा है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस के 5। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम 5 कामन ले लेंगे, क्या लेंगे 5 कामन ले लेंगे, तो हो जाएगा 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस का 1। ओके, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसकी क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा इसकी मल्टीप्लाई 1008 प्लस के 1 ये हमारा हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 गुना 1009। इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 ने 45 और 5 एकन 5 यानी 5045।
ओके, तो ये भी क्या है, ये भी एक भाज्य संख्या है। बस समझ में आया, ये भी क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो लिखेंगे अतः, अतः यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि क्योंकि इसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखो 11 कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों अगर एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ कर गए, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मेरा बेटा प्रारंभिक स्थान पर जब भी बात करेगा तो हमको क्या करना है, इसका लासा निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 18, क्वेश्चन नंबर 11, 18 और 12 का लासा ज्ञात करना है। समझ, ज्ञात करना है, क्योंकि भाई एक मान लो ये पथ है, ये एक ग्राउंड है। ओके, ये हमारा क्या है, एक ग्राउंड है। और मान लो ये हमारा यहाँ से मूल बिंदु, प्रारंभिक बिंदु है। यहाँ से एक कौन है, सोनिया है, सोनिया है और रवि है। कौन है, रवि है। ठीक है, रवि है और सोनिया है। ओके, तो सोनिया यहाँ से प्रारंभ करती है चलना और रवि भी चलता है। तो ये प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो कितने देर के बाद मिलेंगे, कितने समय के बाद मिलेंगे, ये हमें बताना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तो हम लिखेंगे कौन कि सोनिया 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 को एक चक्कर लगाने में लगा समय, कितना समय लगा बताइए, सोनिया को कितने मिनट लगा, 18 मिनट लगा। ओके, इसी प्रकार क्या कह रहा है, रवि, रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितने, 12 मिनट। तो 18 और 12 का क्या करना, प्रारंभिक स्थान पर जब भी मिलते हैं, कह रहा पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो क्या करना है, लासा निकालना है। तो 18 के गुणनखंड और 12 के गुणनखंड कर लो। तो 2 से काटेंगे, 2 नहीं 18, 3 3 9। ओके, उसके बाद हम 12 को करेंगे। मान लो देखो, अगर समझ नहीं आया तो देख लो, 2 से काटा, 2 नहीं 18, 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 से काटेंगे 3 1 3। तो ये फैक्टर बन गए इसके। इसी प्रकार 12 को करोगे, 12 को 2 छंगे 12, 2 3 6, 3 1 3, यानी 2 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 1 बनेगा। ओके, इसके गुणनखंड बन गए। तो हमें क्या करना है, इसका लासा निकालना है मेरा बेटा। क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो हमें लासा में क्या करना है, जो कॉमन फैक्टर होगा उसको लिखेंगे पहले। कॉमन फैक्टर 2 मिला, उसके बाद में और कोई कॉमन फैक्टर मिल गया, 3 मिल गया भाई, 3 लिख लेंगे गुणा में। और 1 है तो 1 है ही, और बाकी जो संख्या नहीं होती उसको भी लिखते हैं भाई। इसमें 2 बचा, इसमें 3 बचा, इसमें 2 बचा, इसमें 3 बचा, तो इनका सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनेगा, 1 तो है ही। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, यानी 36 मिनट लगेंगे। ओके, वहां तक पहुंचने में एक ही बिंदु पर मिलेंगे, तो उसको 36 मिनट में के बाद मिलेंगे।
उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान निकालना है, तो कह रहा है x से आपके दो फैक्टर बने 3 और 195। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ओके, तो ये 12वां क्वेश्चन है। कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात करो। ठीक है, तो हमें x से क्या क्या है, x में दो फैक्टर बने 3 और 195। ठीक है, फिर 95 से दो गुणनखंड मिले 3 और y, फिर y से मिले हैं 5 का मत और 13। ठीक है, और हमसे कह रहा है x और y के मान ज्ञात करना है। क्या है, x और y के मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं। ठीक है, तो x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसके फैक्टर हैं, यानी कि मैंने बताया था 3 और 195 की मल्टीप्लाई ही कर दो। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 पंजे 15, पचे 5, हासिल लगा 1, 3 निम 27, 1 हासिल 28, हासिल लगा 2, 3 एकम 3 और 2 5। ठीक है, तो x का मान हो जाएगा 585। ओके, इसी प्रकार y का मान निकालने है। y का मान कितना हो जाएगा, 5 गुना 13, 5 गुना 13 y का मान हो जाएगा, तो हो जाएगा y बराबर 13 पंजे 65। तो y का मान ये हो जाएगा, x का मान ये होगा। अतः x बराबर 585 और y बराबर 65। ठीक है, ये हमारे आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 13 गुणा 11 प्लस के 11 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस के 3 भाज्य संख्या हैं, तो क्यों है, ये हमें याद करना है। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं। लिखा है 7 गुणा 13 गुणा 11, ठीक है, और प्लस के 11। तो हमने देखा इसमें से हमें क्या दिखा, 11 में कॉमन मिल गया है। क्या मिल गया, कॉमन मिल गया, तो 11 हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ मिलेगा 7 और गुणा 13। ओके, और यहाँ से मिलेगा 1। ओके, तो हो जाएगा कितना, 11, 13 सत्ते 91, 92। ठीक है, तो हमने देखा कि ये 11 फिर x का फैक्टर बनेगा, 2 से भी ये संख्या कटेगी। यानी यहाँ से मुझे ये पता चला ये संख्या कैसी संख्या है, ये मेरा बेटा भाज्य संख्या है। क्या है, एक भाज्य संख्या है। अतः यह भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे 11 से ये 11 का मल्टीपल है, 11 का संख्या गुणा करिए तो यानी कि 11 का मल्टीपल है। ये संख्या 2 से भी कटेगी। ओके, तो ये इसका मतलब ये 2 से अधिक से संख्या के गुणनखंड इससे बन जाएंगे, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, पुनः इसी प्रकार हम इस वाली संख्या को करेंगे। क्या लिखा है कि 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ओके, और प्लस में 3। ठीक है, तो इसको हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। यहाँ से क्या बचेगा, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 4 उसके बाद में गुना 2 और गुना 1। ओके, और प्लस का बन जाएगा यहाँ से 1। तो इसकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, देखो ध्यान से, 5 दूनी 10 हो जाएगी। यानी इसकी मल्टीप्लाई जो करेंगे वो टोटल हो जाएगी 1680 और प्लस का 1 हमारे पास ये है, तो हो जाएंगे कितने, 3 गुना 1681। अब आपको पता है ये 1681 भी संख्या कट जाती है, इसका वर्ग भी होता है 1641 का। ठीक है, तो ये भी क्या हो गई, ये 3 का भी मल्टीपल है। तो अतः यही एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके
2 से अधिक गुणनखंड है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, नीचे दी गई आकृति में x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। तो x से कह रहा है, x का फैक्टर है क्या 2 गुना 3381, और इसके फैक्टर जो बने वो 3 और y बना। y से फिर दो फैक्टर निकले 7 और 161, उसके बाद में 161 से फैक्टर निकले हैं 7 गुना बाई जेड। ठीक है, तो हमें क्या करना है, x, y और z का मान निकालना है। तो हम मान निकालते हैं, हल करते हैं। तो सबसे पहले हम x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए इसके दो फैक्टर बनी, कौन से, 2 गुना 3381। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, x का मान निकला जाएगा। 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, हासिल लगा 1, 2 3 6, 1 7, हासिल 1 7 में हासिल होता नहीं है, 2 3 6। ओके, तो ये हमारा x का मान हो जाएगा। इसी प्रकार निकाल देंगे y का मान। y का फैक्टर क्या बना, y का फैक्टर बना है 7 गुना 161, 7 गुना 161। ओके, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 एकन 7, 7 छंग 42 के 2, हाथ से लगे 4, 7 एकन 7 और 4 11। ठीक है, तो 1127 इसका ये आंसर होगा। x का मान आ गया 6762, उसके बाद में y का मान आया 1127। उसके बाद में हमें निकालना क्या है, z का भी मान निकालना है। z का मान ज्ञात करने के लिए हमसे कह रहा है z जो है वो z क्या निकालना है, z का मान निकालना है। वो क्या हो जाएगा, देखो 161 ये किसके बराबर है, 7 गुना, देखो 7 गुना जेड है, 7 गुना जेड है, और बराबर किसके है, 161 के मेरा बेटा। तो जेड का मान निकालने 161 और बटे में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 7 से काट देंगे, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यहाँ से बचेगा 2, 1 बचे नहीं 21, 7 तियाँ 21। तो जेड का मान हो जाएगा मेरा बेटा 7 23। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब